जय हिंद दोस्तों, मैं ओपी सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ओपी सिंह एकेडमी में। कैसे हैं आप सब? कैसी पढ़ाई चल रही है? अच्छी चल रही है? मस्त चल रही है? चलाते रहिए उसको अपनी मस्त, क्योंकि मस्त पढ़ाई चलाओगे तभी आप सक्सेस होगे, अपने टारगेट को पूरा करोगे। और सफलता पाने का एक ही मूल मंत्र है कि कंटिन्यू मेहनत करिए, कंटिन्यू मेहनत करिए। और जिन स्टूडेंटों का कोई प्लान नहीं है, बिना प्लान के पढ़ रहे हैं, बिना डायरेक्शन के पढ़ रहे हैं, तो वो कृपया करके अपना प्लान बनाएं और अच्छी तैयारी करें, तभी हमें सफलता मिलेगी। वरना टाइम लॉस होगा सिर्फ और सिर्फ। कुछ स्टूडेंटों को बुरा लगता है जब ज्यादा मैं रूल अपनाता हूं, जो मेरे स्टूडेंट है खासतौर से, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बात करता हूं और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने की बात करता हूं, और वो बात भी आप लोगों को बुरी लगती है तो अच्छा नहीं होता है। ठीक है, तो अपना टारगेट बनाइए, अपना मोटिव बनाइए और बिना टाइम लॉस किए हुए अपनी अच्छी पढ़ाई करिए। चलिए तो चर्चा करते हैं हम आज। सबसे पहले टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आज आपको बता दूं कि आज 16 अप्रैल है और 16 अप्रैल की डेट भारत के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज भारत में राष्ट्रीय रेलवे दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि भारत में आज रेल का परिचालन शुरू हुआ था। यानी कि 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली बार रेल का संचालन हुआ था और ये रेल मुंबई के बोरी बंदर से लेकर ठाणे के बीच चली थी। यानी कि मुंबई से ठाणे के बीच चली थी, यानी कि बोरी बंदर से लेकर ठाणे के बीच चली थी और चली थी मात्र 34 किलोमीटर की दूरी तक चली थी। इस ट्रेन में लगभग 400 लोग सवार थे, जिसको 3 इंजनों के द्वारा खींचा गया था, जैसे साहिब इंजन था, सुल्तान था और सिंध था। तो ये 3 इंजनों के द्वारा इसको ट्रेन को खींचा गया था। तो ध्यान रखना, आज की डेट में भारत में 16 अप्रैल 1853 को पहली रेल चली थी और इस रेल का जो संचालन किया गया था वो लॉर्ड डलहौजी ने कराया था। ठीक है, तो ये आपको एक जानकारी थी आज की डेट पर। चलिए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में से एक वैष्णव जन तो की रचयिता कौन है? एक भजन था महात्मा गांधी का बड़ा प्रिय, वैष्णव जन तो उसके लेखक कौन है, उसके रचयिता कौन है? कि सूरदास जी हैं, मीराबाई है, नरसिंह मेहता है, ज्ञानेश्वर है। तो इसका राइट आंसर है बेटा नरसिंह मेहता। ध्यान रखना, इसका राइट आंसर है नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता इसका राइट आंसर है। ध्यान रखना, महात्मा गांधी ने एक भजन और महात्मा गांधी का एक भजन और बड़ा प्रिय था कि रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम, ये एक महात्मा गांधी का दूसरा प्रिय भजन था, जिसको लक्ष्मणाचार्य ने लिखा था। किसने लिखा था? लक्ष्मणाचार्य ने या लक्ष्मणाचार्य ने लिखा था। कौन सा भजन? रघुपति राघव राजा राम, पतित के पावन सीताराम। ये भजन लिखा था लक्ष्मणाचार्य ने। और महात्मा गांधी का जो एक भजन था वैष्णव जन तो, ये लिखा था नरसिंह मेहता ने। ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम आगे क्वेश्चन को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दूसरा साइंस का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कितनी बार परीक्षाओं में आया है, इसको 100% मार्क्स देकर चलिएगा कि मानव शरीर का कौन सा भाग ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि अस्थि सुश्रिता से प्रभावित होता है? ये कौन सा रोग है? तो ये साइंस का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आपको एग्जाम में आता है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, हृदय, हड्डियां या पैर, किसको प्रभावित करता है? ऑस्टियोपोरोसिस। ये ऑस्टियोपोरोसिस किसको प्रभावित करता है? ये क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा आता है बेटा। तो ऑस्टियोपोरोसिस प्रभावित करता है हड्डियों को। ध्यान रखना, ये हड्डियों से संबंधित रोग है, ये रोग हड्डियों से संबंधित है, ऑस्टियोपोरोसिस। और इसमें क्या होता है? इसमें हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? हड्डियां कमजोर हो जाती है। ध्यान रखना, एक क्वेश्चन और आता है, सूखा रोग और आता है। इसी सूखा रोग को रिकेट्स भी बोलते हैं बेटा, रिकेट्स बोलते हैं, रिकेट्स, सूखा रोग। तो रिकेट्स का संबंध भी किससे? हड्डियों से है और रिकेट्स रोग भी हड्डियों को प्रभावित करता है।
ध्यान रखना, रिकेट्स रोग में जो बच्चा होता है छोटा, उसकी हड्डियां कमजोर होती हैं और बच्चा सूखने लगता है, इसलिए इसको सूखा रोग भी बोलते हैं। और रिकेट्स में कौन सा अंग प्रभावित होता है? बोन्स प्रभावित होती हैं, हड्डियां प्रभावित होती हैं। और ऑस्टियोपोरोसिस में हड्डियां कमजोर होती हैं। और ऑस्टियोपोरोसिस रोग जो होता है वो कैल्शियम की कमी के कारण होता है। किसकी कमी के कारण? कैल्शियम की कमी के कारण होता है। कैल्शियम, तो कैल्शियम की कमी के कारण होता है ऑस्टियोपोरोसिस, और इसमें हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और रिकेट्स में, रिकेट्स जो होता है वो बच्चों को होता है, इसमें हड्डियां कमजोर होती है और बच्चा सूखने लगता है, इसलिए इसको रिकेट्स रोग भी कहते हैं। और रिकेट्स रोग जो होता है वो विटामिन डी की कमी के कारण होता है, विटामिन डी की कमी के कारण होता है। एक क्वेश्चन और यहां पर आता है इसी की तरह, ऑस्टियोमलेशिया, 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 ये क्वेश्चन भी बहुत आता है बेटा। ये दोनों डिजीज को पढ़ लेना, ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोमलेशिया, दोनों ही बोन से संबंधित रोग है, दोनों ही हड्डियों से संबंधित रोग है। इसमें हड्डियां कमजोर होती हैं और ऑस्टियोमलेशिया में हड्डियां मुड़ती हैं बुजुर्ग अवस्था में। तो ये होता है बुजुर्ग अवस्था में ऑस्टियोमलेशिया, और ये होता है विटामिन डी की कमी के कारण। ये होता है वृद्धावस्था में, इसमें हड्डियां मुड़ना शुरू हो जाती हैं। इसमें जैसे बुजुर्ग अवस्था में घुटने मुड़ गए, कमर झुक गई, हड्डियां कोहनी की मुड़ गई, तो ये होता है ऑस्टियोमलेशिया। ये होता है वृद्धावस्था में और विटामिन डी की कमी के कारण होता है। ऑस्टियोपोरोसिस कैल्शियम की कमी के कारण होता है, इसमें हड्डियां कमजोर होती हैं और कभी कभी हड्डियों के टूटने का भी डर रहता है। चलिए, यहां पर ये क्वेश्चन हमारा हुआ, आगे हम बढ़ते हैं। आगे है हमारा तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, इसको 100% मार्क दे के रखिएगा। हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री से संबंधित ये क्वेश्चन आता है। एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन हिस्ट्री से क्वेश्चन आता है बहुत ज्यादा, कि किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। यानी कि मगध से लेकर कहां? पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। कौन था? उदयन था, अशोक था, चाणक्य था, अजातशत्रु था। इसका राइट आंसर है उदयन। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, उदयन। तो ध्यान रखना, यहां पर थोड़ा सा हमें समझने की बात है, बहुत थोड़ा सा मैं इसको समझा देता हूं आपको, कि मगध जो साम्राज्य था, मगध साम्राज्य, मगध साम्राज्य, इस मगध साम्राज्य की जो पहली राजधानी थी, पहली राजधानी, वो पहली राजधानी थी, इसकी पहली राजधानी थी राजगृह, राजगृह, जिसको राजगीर भी बोलते थे, राजगीर, राजगीर बोलते थे, राजगीर। ध्यान रखना, मगध साम्राज्य की जो पहली राजधानी थी वो राजगीर थी, जिसको राजगृह भी बोलते थे, और इसको राजधानी बनाया था बिंबिसार ने। किसने? बिंबिसार ने, बिंबिसार ने। क्वेश्चन बहुत आता है कि राजगृह की स्थापना किसने की थी? बिंबिसार ने। राजगृह को अपनी राजधानी बनाया था किसने? बिंबिसार ने। और ध्यान रखना यहां पर, इससे पहले मैं आपको समझा देता हूं थोड़ा सा क्वेश्चन। यहां से क्वेश्चन आता है कि एक हर्यक वंश, एक हर्यक वंश था, हर्यक डायनेस्टी था, हिस्ट्री में बहुत ज्यादा आता है हर्यक वंश। इसको पितृहंता वंश भी बोलते हैं, पितृहंता वंश, पितृहंता वंश। पितृहंता वंश का मतलब होता है कि पिताओं की हत्या करने वाले राजा किस वंश में हुए थे? तो वो हर्यक वंश था, जिसको पितृहंता वंश बोलते थे। इसका पहला शासक जो था वो बिंबिसार था, बिंबिसार। इसका दूसरा शासक जो था वो अजातशत्रु था, अजातशत्रु। और तीसरा शासक जो था वो था उदयन, उदयन। तो ये तीन मूल शासक हुए इस वंश में। बिंबिसार जिसने राजगृह की स्थापना की थी, राजगृह की स्थापना की थी और अपनी राजधानी बनाया था। उसके बाद बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी, और अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने कर दी थी। तो उदयन ने पाटलिपुत्र बसाया था, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र बसाया था, पाटलिपुत्र बसाया था। और पाटलिपुत्र जो बसाया था वो गंगा और सोन नदी के संगम पर बसाया था। तो गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र की स्थापना की थी उदयन ने और अपनी राजधानी बनाया था। और कहा जाता है कि इसी पाटलिपुत्र का नाम पटना था, यानी कि पटना को पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ज्यादा आता रहता है। एक बात और यहां पर ध्यान रखने की है, राजगृह,
राजगृह का नाम आपने सुना है कि महावीर स्वामी ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपना पहला उपदेश राजगृह में दिया था, जिस प्रकार महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश ज्ञान प्राप्त करने के बाद सारनाथ में दिया था। ठीक उसी प्रकार महावीर स्वामी ने भी अपना उपदेश, पहला उपदेश राजगृह में दिया था ज्ञान प्राप्त करने के बाद। चलिए, तो ये क्वेश्चन यहां पर आपका इस तरह से आता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जनरल। योगक्षेमम वहाम्यम किसका आदर्श वाक्य है? योगक्षेमम वहाम्यम किसका आदर्श वाक्य है और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आपका कल्याण हमारी जिम्मेदारी, आपका कल्याण हमारी जिम्मेदारी। इसका मतलब है, ये संस्कृत में लिखा हुआ है और ये है LIC का, ये LIC का आदर्श वाक्य है। आपका कल्याण हमारी जिम्मेदारी LIC का आदर्श वाक्य है, ध्यान रखने ना। इसमें भारतीय स्टेट बैंक लिखा है, LIC लिखा है, लोकसभा लिखा है, प्रधानमंत्री का कार्यालय लिखा है, तो इसका राइट आंसर है आपका LIC। भारतीय स्टेट बैंक जिसकी स्थापना आपकी 1 जुलाई 1955 में हुई थी, 1 जुलाई 1955 में हुई थी। LIC की स्थापना 1 सितंबर 1956 में हुई थी। LIC की स्थापना। लोकसभा का गठन 1952 में हुआ था और प्रधानमंत्री कार्यालय का भी गठन 1952 में हुआ था। ये क्वेश्चन आपको आते रहते हैं। तो LIC भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है और सबसे बड़ी सरकारी जीवन बीमा कंपनी है, जो कि लाइफ इंश्योरेंस यानी कि जीवन से संबंधित बीमा करती है। और ध्यान रखना, जितनी भी बीमा कंपनियां होती हैं, जितनी भी इंश्योरेंस कंपनियां होती हैं, उनका जो संचालन करता है वो IRDAI करता है। IRDAI करता है, जिसका मुख्यालय हैदराबाद में है। यानी कि IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पहले इसका नाम IRDA था, अब इसका नाम IRDAI हो गया है। जितनी भी बीमा कंपनियां होती हैं सबका संचालन IRDA करती है या IRDAI करती है, ध्यान रख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5वां क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका को कौन सा जल डमरू यानी कि खाड़ी अलग करता है? ये मैं आपको कई बार करा चुका हूं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 100% नंबर दे के रखना। आपको ऐसे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा जाता रहता है। मैंने कई बार आपको बताया है कि यानी कि ये श्रीलंका है नीचे और बीच में ये जलीय भाग है, ये जलीय भाग है। तो पाक जल डमरू भारत को श्रीलंका से अलग करता है। ये मैंने आपको बताया है। पाक जल डमरू, बीच में जो जलीय भाग है इसको पाक जल डमरू बोलते हैं, जो भारत को श्रीलंका से अलग करता है। ठीक है, यह किन दो देशों के बीच है? ये भारत और श्रीलंका के बीच। बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको आता है। मैंने एक बार और आपको कराया है पाक जल डमरू के बारे में, यानी कि यहीं पर आपकी मन्नार की खाड़ी भी है, मन्नार की खाड़ी भी भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। पाक जल डमरू भारत व श्रीलंका के बीच स्थित है। पंबन चैनल भी भारत व श्रीलंका के बीच स्थित है और पाक चैनल भी भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा आता रहता है। मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है, जो तमिलनाडु में है। तो ये क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा आते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो एक बार पुलिस में भी पूछा गया था। ऐसे क्वेश्चन स्टूडेंट कभी कभी पढ़ता नहीं है और क्वेश्चन आपको आ जाते हैं। क्वेश्चन है आपका कि 1662 में पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कौन सा भारतीय तटीय शहर दहेज के तौर पर उपहार में दिया था? क्वेश्चन आपका उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में पूछा है। यदि बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चनों को नहीं पढ़ता है और किताबों में भी ऐसे क्वेश्चन जल्दी से मिलते नहीं है। ये बड़ी क्लास का एक तरह का क्वेश्चन है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन समझने का, यानी कि मुंबई को दहेज में दिया था। ध्यान रखना, भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से कुछ यूरोपीय कंपनियां व्यापार करने आई थी, जैसे पुर्तगीज कंपनी, डच कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनिश कंपनी, फ्रेंच कंपनी। तो इनका मूल उद्देश्य था भारत में व्यापार करना, लेकिन इनके उद्देश्य बदल गए और इन कंपनियों में आपस में ही टकराव उत्पन्न हो गया, यानी कि भारत पर एकाधिकार को लेकर। इसमें
ईस्ट इंडिया कंपनी जो पावरफुल साबित हुई, उसने धीरे धीरे डच कंपनी है, फ्रेंच कंपनी है, डेनिश कंपनी है, इन कंपनियों को भारत से बाहर निकालना शुरू कर दिया। पुर्तगीज कंपनी भली भांति जान चुकी थी कि जिस तरह से अन्य कंपनियों को भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी ने निकाल दिया, कहीं हमारा नंबर तो नहीं आएगा। तो ध्यान रखना, एक राजनीतिक मैटर हुआ, एक पॉलिटिकल मैटर हुआ। पुर्तगीज कंपनी यानी कि पुर्तगाल की जो कंपनी थी, ध्यान रखना, तो पुर्तगाल जो देश था, पुर्तगाल के जो राजा थे, उन्होंने अपनी बेटी का विवाह ब्रिटेन के सम्राट से करने की इच्छा जाहिर की, ताकि एक पॉलिटिकल मैटर बनाया जाए, एक राजनीतिक संबंध बनाए जाए जिनको रिश्तों में बदला जाए। तो ध्यान रखना, ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स दूसरे से पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन वेन ग्रांजा का विवाह ब्रिटेन के सम्राट यानी कि इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स दूसरे से किया था और मुंबई को दहेज में दिया था। और इस तरह से पुर्तगालियों के बीच और अंग्रेजों के बीच एक रिश्ते बने, क्योंकि उन्होंने जो टकराव होना था उस टकराव को टाल दिया वैवाहिक रिश्ते बनाकर, यानी कि पुर्तगाल की राजकुमारी का विवाह ब्रिटेन के राजकुमार से कर दिया गया, यानी कि कैथरीन वेनग्रांजा का विवाह चार्ल्स दूसरे से कर दिया गया और मुंबई को उपहार में दिया। यह क्वेश्चन आपका पुलिस में आया था, ध्यान रख लेना, यह क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे हम। 7वें नंबर का क्वेश्चन है यहां पर, किस भारतीय दार्शनिक विचारक को 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में अपने संबोधन के लिए याद किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है स्वामी विवेकानंद। यह क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरल परीक्षाओं के लिए इसको 100% मार्क दे के रखिए, आता ही आता है। कभी कभी पूछता है कि कब संबोधित किया था? 1893 में। ध्यान रखना, अमेरिका का शहर एक शिकागो है, शिकागो, यहां पर पहला विश्व धर्म संसद सम्मेलन हुआ था, विश्व धर्म संसद सम्मेलन हुआ था यहां शिकागो में, और यह हुआ था आपका 1893 में पहला। तो इसको भारत के प्रसिद्ध समाज सुधारक स्वामी विवेकानंद ने संबोधित किया था 1893 में। और ये ध्यान रखना, ये कहा जाता है थोड़ा सा कि ये स्वामी विवेकानंद जो पीले वस्त्रों में थे, उनको बैठने के लिए भी कोई अच्छा स्थान नहीं मिला था, उनको सबसे पीछे की साइड में स्थान मिला था और सब लोगों ने अपने अपने संबोधन दिए थे। और लास्ट में ये कहा जाता है कि कोई अतिरिक्त और व्यक्ति बचा है अपने संबोधन के लिए, तो लास्ट में स्वामी विवेकानंद को बोलना पड़ा था। और स्वामी विवेकानंद ने जो अपना भाषण शुरू किया था वो यही शुरू किया था कि मेरे अमेरिकी प्यारे बहन और भाइयों, कहा जाता है कि शिकागो का हॉल लगभग 5 मिनट तक तालियों से गूंजता रहा था इसी शब्द के संबोधन से। और स्वामी विवेकानंद ने भारत की संस्कृति के बारे में, भारत के कल्चर के बारे में, भारत की सभ्यता के बारे में यहां पर पूरा प्रचार और प्रसार किया था और भारत को संस्कृति के आधार पर, उसकी सभ्यता के आधार पर पूरे विश्व में पहचान मिली। और ध्यान रखना, उसके बाद दूसरा विश्व धर्म संसद सम्मेलन हुआ था सन 1900 में। तब इस संबोधन की शुरुआत जो की थी वो स्वामी विवेकानंद ने की थी। स्वामी विवेकानंद को सबसे पहले बोलने के लिए बुलाया था दूसरे विश्व धर्म संसद सम्मेलन में, और ये हुआ था हमारा पेरिस में हुआ था उस समय, पेरिस फ्रांस में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत आता रहता है। तो यहां पर ध्यान रखना, राजा राम मोहन राय जो भारत के सबसे बड़े समाज सुधारक बताए जाते हैं, सबसे बड़े समाज सुधारक थे। इन्होंने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। आत्मीय सभा व ब्रह्मा सभा की स्थापना की थी, ब्रह्मा सभा। और यही सभा 1828 में जाकर के ब्रह्म समाज में परिवर्तित हो गई थी, ब्रह्म समाज में परिवर्तित हो गई थी, ब्रह्म समाज में परिवर्तित हो गई थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो की थी वो राजा राम मोहन राय ने की थी 1828 में, क्योंकि 1815 में आत्मीय सभा और ब्रह्मा सभा की स्थापना की थी। तो यही आत्मीय सभा और ब्रह्मा सभा 1828 में ब्रह्म समाज में परिवर्तित हो जाती है। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम मूल शंकर था, मैंने आपको बताया था मूल शंकर।
और सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और भारत के दूसरे राष्ट्रपति रहे हैं। रामकृष्ण परमहंस जो कि स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, रामकृष्ण परमहंस, और स्वामी विवेकानंद ने ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1897 ईस्वी में वेलूर में। तो ये क्वेश्चन आपको आते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस नाम से जाना जाता है? हिंदी का क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको आता रहता है। धनपत राय के नाम से जाना जाता है मुंशी प्रेमचंद को। तो मुंशी प्रेमचंद को धनपत राय के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने गबन, गोदान, बड़े बाप की बेटी आदि रचनाएं लिखी हैं। और बंकिम चंद्र चटर्जी को वंदे मातरम गीत के लेखन के लिए जाना जाता है, जो बाद में भारत का राष्ट्रीय गीत बना था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे आगे। हरिवंश राय बच्चन को उनके किस कविता संग्रह के लिए जाना जाता है? क्वेश्चन भी आपका आता रहता है, ये क्वेश्चन भी आपका आता रहता है भाई। हरिवंश राय बच्चन के बारे में आप जानते हो कि हरिवंश राय बच्चन फिल्म अभिनेता यानी कि सुपरस्टार, भारत के फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं। तो इनका कविताओं का संग्रह जाना जाता है मधुशाला नाम से। तो मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की प्रमुख रचना है। और हरिवंश राय बच्चन फिल्म इंडस्ट्री के शहंशाह अमिताभ बच्चन के पिता हैं। मधुशाला यानी कि इन्होंने कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती कविता भी लिखी है हरिवंश राय बच्चन ने। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ध्यान रखना, जो लोग एक बार असफल होने के बाद फिर कोशिश करते हैं यानी कि कंटिन्यू कोशिश करने वाले कभी लोग विफल नहीं होते, एक ना एक दिन सफलता उनको मिल जाती है। तो ये आप समझ लेना, इसको एक अपना आदर्श वाक्य बना लीजिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक बार विफल हो सकते हैं हम, दूसरी बार विफल हो सकते हैं, तीसरी बार विफल हो सकते हैं, चौथी बार विफल नहीं हो सकते। यानी कि कहने का मतलब है ट्राई करिए, कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। चलिए यहां पर हम और देखते हैं गीतांजलि। तो गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है, जो कि कविताओं का एक संग्रह है। इसी रचना के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार मिला था। और इस प्रकार रविंद्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय बने थे साहित्य के क्षेत्र में। राजतरंगिणी भी एक रचना है जो कल्हड़ की है, कल्हड़ संस्कृत भाषा में लिखा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपको आता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, 10वां क्वेश्चन, निम्न में से किस संरचना को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अविभाजित भारतीय सेना के सैनिकों की युद्ध की स्मृति में बनाया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिस्ट्री का आता रहता है क्वेश्चन। यानी कि इंडिया गेट को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सैनिकों की स्मृति के लिए बनाया गया था दिल्ली में। यानी कि इसका निर्माण किया गया था 1921 में। इंडिया गेट ध्यान रख लेना। तो इंडिया गेट कहां पर है? दिल्ली में है। इंडिया गेट कहां पर है? दिल्ली में है। और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, मुंबई। इसका निर्माण किया गया था 1911 में। गेटवे ऑफ इंडिया भारत का प्रवेश द्वार। बुलंद दरवाजा का निर्माण, बुलंद दरवाजा जो फतेहपुर सीकरी में है, इसका निर्माण किया गया था 1572 ईस्वी में बुलंद दरवाजा। तो बुलंद दरवाजा का निर्माण जो कराया था वो सम्राट अकबर ने कराया था। कहा जाता है कि जब सम्राट अकबर ने गुजरात की विजय की थी 1571 ईस्वी में, तो 1572 ईस्वी में बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था, जो गुजरात विजय के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। बुलंद दरवाजा बहुत ऊंचा है। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में है। मैंने आपको फतेहपुर सीकरी में कुछ इमारतें बनवाई हैं, कुछ इमारतें बताई थी जो बनवाई गई हैं वहां पर। और लाहौरी गेट लाल किले का मुख्य द्वार। तो ये सब आपका क्वेश्चन एग्जाम में आता रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हम देखते हैं, किसकी आत्मकथा का शीर्षक गोल है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसकी आत्मकथा का शीर्षक गोल है? तो इसका राइट आंसर है मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद ने एक आत्मकथा लिखी थी अपनी, गोल।
और मेजर ध्यानचंद को भारत में हॉकी का जादूगर कहा जाता है, हॉकी का जादूगर। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। ध्यान रखना, मेजर ध्यानचंद ने 1928 में, 1932 में और 1936 में ओलंपिक खेलों में हॉकी खेल के लिए स्वर्ण पदक दिलाया था। और मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। इनकी जन्म तिथि 29 अगस्त है और 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, ध्यान रख लेना। और भारत सरकार ने मेजर ध्यानचंद के नाम पर ही भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार बना दिया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार वर्तमान समय में भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। इसका पहले नाम जो था वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, जिसकी स्थापना 1992 में की गई थी और वर्तमान समय में इसका नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। यह भारत का सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार है। इसमें खिलाड़ी को 4 साल जब अच्छा प्रदर्शन करता है तो राजीव गांधी तो मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार दिया जाता है। इसमें 25 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। आगे हम इसमें देखते हैं बाईचुंग भूटिया। बाईचुंग भूटिया भारत के प्रसिद्ध फुटबॉलर है, प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी हैं। पेले भी फुटबॉल के विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, फुटबॉल के विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं जो ब्राजील के हैं। और डेविड बेकहम अंग्रेज यानी कि ब्रिटेन के हैं, ये भी फुटबॉल के विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। तो क्वेश्चन आपको आते रहते हैं। तो बाईचुंग भूटिया प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी हैं, पेले भी फुटबॉल के विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं और डेविड बेकहम भी फुटबॉल के विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। चलिए यहां पर क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, 12वें नंबर का क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि www। तो www के आविष्कारक कौन है? तो इसका राइट आंसर है टिम बर्नर्स-ली। टिम बर्नर्स-ली, ध्यान रखना, 1989 ईस्वी में www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब एक कंप्यूटर वेबसाइट का आविष्कार किया था टिम बर्नर्स-ली ने। बहुत ज्यादा क्वेश्चन ये आपको आता है। www वर्ल्ड वाइड वेब, इसका आविष्कार किया था टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में। स्टीव जॉब्स, जिनको एप्पल कंपनी का मालिक कहा जाता है, एप्पल कंपनी के मालिक स्टीव जॉब्स। विल गेट्स, ध्यान रखना, विल गेट्स ने पॉल एलन के साथ, अपने मित्र पॉल एलन के साथ मिलकर एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बनाई थी, यानी कि विल गेट्स को माइक्रोसॉफ्ट किंग भी कहा जाता है। सर्गेई ब्रिन जिसने गूगल एक सर्च इंजन का आविष्कार किया था, गूगल जो गूगल साइट है वो सर्गेई ब्रिन ने इसका आविष्कार किया था, जो एक अमेरिकी वैज्ञानिक है। चलिए क्वेश्चन आपको निम्न प्रकार से पूछता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, 13वें नंबर का क्वेश्चन। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त स्थित था, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में आता है। तो ध्यान रखिएगा, बिठूर में पड़ता है। बिठूर कानपुर के निकट है, कानपुर के निकट। यहीं पर महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था। महर्षि वाल्मीकि ने यहीं पर रामायण लिखी थी। रामायण की रचनाकार महर्षि वाल्मीकि है। और बिठूर में ही सीता माता के 2 पुत्र लव और कुश का जन्म भी हुआ था बिठूर में। तो बिठूर एक बहुत ही प्राचीन स्थल है रामायण काल का, जो कानपुर के निकटवर्ती है बिठूर में। यहीं पर महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी और यहीं पर भगवान श्री राम के पुत्रों यानी कि सीता मैया के 2 पुत्रों का जन्म हुआ था, लव और कुश का। चलिए आगे हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां। अपनी कृति पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान के वीरतापूर्ण कार्यों का उल्लेख किसने किया है? तो पृथ्वीराज रासो एक रचना है चंद्रवरदाई की। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। पृथ्वीराज चौहान के जो दरबारी कवि थे वो थे चंद्रवरदाई। इन्होंने रचना लिखी और जिसमें पृथ्वीराज चौहान का मूल रूप से वर्णन किया गया है। तो ये रचना है चंद्रवरदाई की। जगनिक ने परमाल रासो लिखा था। परमाल रासो जगनिक ने लिखा था।
तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा आता रहता है। पृथ्वीराज की, जो पृथ्वीराज के बीजों का, पृथ्वीराज के चरित्र से संबंधित, पृथ्वीराज की वीरतापूर्ण संबंधित कहानी जो मिलती है वो पृथ्वीराज रासों में मिलती है और चंद्रबरदाई ने इसकी रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे आगे, अपना 15 नंबर का क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश में कहां हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कहां हुआ था? तो ये हुआ था झांसी में हुआ था। राष्ट्रीय क्वेश्चन आता है कभी कभी, राष्ट्रीय कवि किसको कहते हैं? मैथिली शरण गुप्त को। तो राष्ट्रीय कवि जो कहा जाता है वो मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है, या राष्ट्र कवि की उपाधि किसको दी गई है? मैथिली शरण गुप्त को, और इनका जन्म हुआ था झांसी में। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 16वां, राष्ट्र कवि। अच्छा ये दोबारा रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, मथुरा कला विद्यालय दौरान अपने शीर्ष पर था। मथुरा कला विद्यालय दौरान अपने शीर्ष पर था मौर्य काल में, कुषाण काल में, मुगल काल में या सल्तनत काल में। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपको आता है, जल्दी बताइए क्वेश्चन। तो मथुरा कला विद्यालय दौरान शीर्ष पर था, तो ये क्वेश्चन है आपका मुगल। तो मुगल कला के दौरान, चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, गुप्त काल का टेराकोटा पक्की, टेराकोटा बोलते हैं पक्की मिट्टी की ईंटों से बना भितरगांव मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? ये वेरी इंपॉर्टेंट करना क्वेश्चन, बहुत ज्यादा आपको पुलिस परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। तो ये है कानपुर में। तो भितरगांव मंदिर जो भगवान विष्णु से संबंधित मंदिर है, और ये पक्की ईंटों से बना है। ये है आपका कानपुर में, पक्की ईंटों से बना है भितरगांव मंदिर, जो उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में, जो गुप्त काल में टेराकोटा की पक्की ईंटों से बनाया गया था, और ये भगवान विष्णु का प्रसिद्ध मंदिर है। क्वेश्चन आपको आता रहता है। चित्रकूट से संबंधित क्वेश्चन मैंने अभी पीछे बताया था कि जो यूपी का प्रमुख जिला है चित्रकूट, यहां पर पूरे भारत का प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। कहां पर? चित्रकूट में। तो भारत का पहला विकलांग विश्वविद्यालय, विकलांग यूनिवर्सिटी कहां स्थापित की गई है? चित्रकूट में। गोरखपुर जो राप्ती नदी के तट पर है, राप्ती नदी के तट पर है गोरखपुर, और गोरखपुर जाना जाता है उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा के लिए। सबसे अधिक वर्षा उत्तर प्रदेश में कहां होती है? वो गोरखपुर जिले में होती है, ध्यान रख लेना। और गोरखपुर में ही पूरे विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है, गोरखपुर प्लेटफॉर्म, ध्यान रख लेना। चलिए आगे क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? क्वेश्चन आ जाता है कि विश्वनाथ मंदिर कहां पर है? तो यूपी के वाराणसी में। और किसने बनाया था इसका निर्माण? तो इसका निर्माण किया था रानी अहिल्याबाई ने। तो रानी अहिल्याबाई के द्वारा वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर, यानी कि वाराणसी को काशी नगरी के नाम से भी जाना जाता है, और यहीं पर है काशी विश्वनाथ मंदिर, जिसका निर्माण रानी अहिल्याबाई के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज का शायद यहां पर लास्ट क्वेश्चन है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण का पद सृजित किया गया था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता रहता है, जल्दी बताइए। ये लास्ट क्वेश्चन है आपके उसका आज का, जल्दी इस क्वेश्चन को बताइए आप। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से आप। जल्दी क्वेश्चन आप बताइए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका। तो ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण का गठन किया गया था 1975 में। तो ये 1975 में बनाया गया था लोकायुक्त का पद। लोकायुक्त का पद होता है यानी कि भ्रष्टाचार का निवारण करने वाली संस्था, भ्रष्टाचार को खत्म करने वाली संस्था लोकायुक्त, जिसको लोकपाल भी बोलते हैं। तो लोकपाल भ्रष्टाचार को खत्म करने वाली, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने वाली भारत की सर्वोच्च संस्था है। ऐसे ही लोकपाल यानी कि एक पद बनाया गया है लोकायुक्त का, जो उत्तर प्रदेश राज्य में भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण
इसका पद का निर्माण किया गया था 1975 में। तो इसका संबंध है लोकपालिका या लोकायुक्त का भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक प्राधिकरण है, एक कानून है। तो इस तरह से हमने ये आपके 20 क्वेश्चन यहां पर किए। इन क्वेश्चनों को आप रिपीट करिए, याद करिए। देखिए ध्यान रखना, जितना आपको डेली ऑनलाइन पढ़ाया जाता है उसको आप बिल्कुल कंप्लीट करके बैठिए। चाहे मैथ पढ़ाया गया हो, चाहे हिंदी पढ़ाई गई हो, चाहे जीएस पढ़ाया गया हो, आपने यहीं पर पढ़कर छोड़ दिया तो कुछ आपको याद नहीं होगा बेटा। इसको रिवीजन करिए, अभी पढ़ा दिया है तो इसको बार बार रिवीजन करिए, ज्यादा देर का नहीं है, जितना करा है उतना करके रखिए, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो आप मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, यही मेरा आपको मूल उद्देश्य है समझाने का। मैं आपको कल मिलूंगा फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।